आजकल तो हर चीज पे टैक्स लगाया जा रहा है, मूतने में भी टैक्स लगा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में जाओगे 2 रुपए लेते भाई साहब, थोड़ा कमाते हैं क्या? मूतने में भी टैक्स लगा दिया, समझ रहे हो? हर चीज पे टैक्स लगा रहे हैं। देश में जब राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम था, मुस्लिम था, और सिख एक प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह, जब तो हिंदू खतरे में नहीं था। जब आज हिंदुओं की सरकार है तो हिंदू खतरे में है। इस गेम को समझो, ये वो टोपी है जो पहना के हमें लूटा जा रहा है। कोरोनिल को WHO ने परमिशन दे दी। जो हमारे होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी वो भी मीटिंग में थे, नितिन गडकरी भी मीटिंग में थे। उसके बाद WHO ने बयान दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का पिट्ठू है वो। एक तो वो बाबा रामदेव मत बोलो, सलवारी जीवी है, सलवारी बाबा, लाला जी हो, बिजनेसमैन हो, समझ रहे हो बात को? कैसे है कि एक तो आंदोलन किया तो भाग गया था, चलो उसकी पर्सनल चीज क्या था, सरकार बनवाने सबसे बड़ा हाथ उसका, समझ रहे हो? दूसरी बात, आज आप मुझे बताइए, देश में जो एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं, दवाई किसने बनाई है? उन्हीं ने बनाई है। उनकी सालों की मेहनत होती है, रिसर्च होती है, लैब में रिसर्च की जाती है, वो बहुत ज्यादा मेहनत होती है, PhD करके आते हैं, उन्हीं ने दवाई बनाई है। आप कोई भी दवाई लेते हैं दुकान से, PCM उदाहरण के लिए, वो एलोपैथी की होती है। जो ये है ना, जो आयुर्वेद यूनानी जो भी उछाल रखा है देश में, वो सब बकवास होती है, जो भी है बकवास होती है, क्योंकि रिसर्च नहीं होती। क्लिनिकल ट्रायल होते हैं 4-5 फेज के अच्छी तरह के, फिर रिसर्च जर्नल में सकते हैं, लांसेट जैसे है उदाहरण के लिए, उसमें तो वो पूरी रिसर्च नहीं होती, वैसे छाप देते हैं। तो गोबर मुक्त से इलाज कर रहा था वो। दूसरी बात, जब लॉकडाउन हुआ तो ये दवाई लेके आया, सबसे पहले जून में घोषित कर दिया कि मेरे पास कोरोना की दवाई है, स्वास्थ्य का क्या बोलते थे उसको। अगर यही बहाना दूसरे देश में होता तो उसको ना फांसी की सजा होनी थी, आतंकवाद के चार्ज लगने थे, सेडिशन के चार्ज लगने थे। क्यों? इसने देश की किरकिरी करवा दी, बेइज्जती करवा दी पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया ने दवाई बनवा ली, समझ रहे हो? फिर कहाँ गई वो दवाई, कहाँ गई? अब क्यों आ रहा है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देश में पढ़ाई लिखाई ना, जो एलोपैथी और होम्योपैथी क्यों बोल रहा हूँ मैं, जो पढ़ाई लिखाई ना एलोपैथी वो बोलता है कि वो मेहनत करके आते हैं, वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, वो तो दवाई बनाते हैं। हमारे देश में वो मुफ्त से इलाज कर रहा है, समझ रहे हो? तो ये तो पागल है, फिर वो तो डॉक्टर, इसका मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, होम मिनिस्टर मतलब हेल्थ मिनिस्टर भी वहाँ पर मौजूद थे, रजत शर्मा, इंडिया टीवी के इतने बड़े एंकर हैं, उन्होंने इनका स्पेशल आर्टिकल लिखा उनके ऊपर, और उन्होंने कह दिया कि WHO ने प्रमाणित कर दिया, तो अब वो शांत हैं। मतलब मैं बोला ना आपको, उसकी सरकार बनवाने पूरा हाथ है उसका, समझ रहे हो? और दूसरी बात, ये सरकार ना आई मी और माइन वाली है, जो मैं बोलूंगा वही चलेगा, समझ रहे हो? वही जो है संता बनता की सरकार है, समझ रहे हो? जोक मार रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो है वर्ल्ड में ना, जो आजकल ना क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्टिकल फाइबर, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऐसी बातें हो रही हैं। चाइना ने, जापान ने 6G 7G की ट्रायल शुरू कर दिए। हम कहाँ पे हैं? बुग्गी जोटा लेके घूम रहे हैं, समझ रहे हो? हिंदू खतरे में है, गाय खतरे में, समझो? हम ये चीजें बचा रहे हैं। बात काल में इंटरनेट की खोज हुई थी, काऊ डंग, एक तो नई खबर आई है कि जो काऊ का मिल्क होता है ना, उसमें सोना होता है। फिर तो इसका मतलब टट्टी में तो और भी ज्यादा सोना होगा, क्योंकि तो और भी पीली होती है। उन्हें बाकायदा लिखा है कि पीला होता है दूध, इसलिए उसमें सोना होता है, तो फिर टट्टी में तो और भी ज्यादा होगा भाई, समझ रहे हो? ये क्या लॉजिक है मेरे? अच्छा, मोहन भागवत RSS के चीफ, उन्होंने आप लोगों पे इल्जाम लगाते हुए कहा है, पर कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का जो मोदी जी कह रहे हैं, उसके लिए जो लोगों के दिल में जो है आत्मा जो है पवित्र होनी चाहिए, और किसानों की आत्मा पवित्र नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? अपनी आत्मा पवित्र करे ना। आप मुझे बताइए, सेक्युलरिज्म क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। प्रस्तावना प्रियम्बल हमारे संविधान, उसमें बोला गया कि सेकुलर नेशन होगा, समझ रहे हो? पूरा नहीं बताऊंगा उसके बारे में आपको। बेसिक स्ट्रक्चर होता है। 1973 में केशवानंदा भारती केस हुआ था, उसमें वर्डिक्ट आई थी कि हमारे संविधान में कैसे चेंज किया जा सकता है, संशोधन किस सेक्शन में किया जा सकता है। वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि इसको अगर छूओगे तो आपको मतलब गलत होगा, उसको छूना नहीं है। तो जो सेकुलरिज्म वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उसकी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है। RSS का तो सबसे बड़ा हाथ है, वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर BJP है, डायरेक्टर RSS कर वो रहे हैं, लेकिन इशारा उसका, समझ रहे हो? 2019 में क्या लेके आए थे CNRC, समझ रहे बात को? अब धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा दी, कैसे उड़ा दी? बोल, लेकिन मुस्लिम को नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी भाई? वो नागरिक नहीं है देश का। यही तो गेम, आप समझो ना इस बात को। मैं थोड़ा डिफिकल्ट कह रहे हैं ना कि जो बांग्लादेशी उनको निकालेंगे सिर्फ। अच्छी बात है, निकालेंगे। आप मुझे बताइए, मैं ये भाई साहब हैं, मैंने इसका गला काट दिया, इनका मर्डर कर दिया, तो सरकार का मुझे ढूंढना चाहिए, पूरे देश का कागज मंगाना चाहिए। बताओ आप, मेरे कागज ढूंढो ना, पूरे देश के कागज क्यों चेक कर रहे हो? अगर घुसपैठिया तो घुसपैठियों को ढूंढो। ये जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, आर्मी है, जितना भी एजेंसियां हैं, पुलिस है, पुलिस उनको बोला कि अपना दिमाग लगाई, कार्रवाई करें, निकाले जो घुसपैठिया है। मेरा कागज क्यों देख रहे हो? पूरे देश कागज दिखाएगा क्या?
ये लाइन में लगाने वाले पहले भी 2-3 बार लाइन लगाई है, पता होगा आपको, ये दोबारा लाइन में लगा रहे थे। अपनी डिग्री तो दिखाई, समझ रहे हो बात को? भाई साहब बोल कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। आप मुझे बताइए, हिंदू खतरे में है? 70 साल से तो हिंदू खतरे में था। ऊपर से देश में 100 आदमी है ना, उसमें से 80 आदमी तो हिंदू है, 14 आदमी 15 आदमी है मुस्लिम। 80 आदमियों को 14 आदमियों से कैसे खतरा हो सकता है? ये लॉजिक को समझे, ये पॉपुलेशन की बता रहा हूँ परसेंटेज। ऊपर से इस देश में जब राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम था, मुस्लिम था, और सिख एक प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह, जब तो हिंदू खतरे में नहीं था। जब आज हिंदुओं की सरकार है तो हिंदू खतरे में है। इस गेम को समझो, ये वो टोपी है जो पहना के हमें लूटा जा रहा है। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि रिलीजन इज द ओपियम टू द मासेस। अफीम होती है, नशा होता है, नशीला पदार्थ होता है, ये सच्चाई है। ये धर्म का राज, धर्म अपनी अथॉरिटी पहले भी जमाता रहा है। आप इतिहास उठा के देख लो, किसी वर्ल्ड का वेस्टर्न वर्ल्ड आज विकसित है ना, उस पर धर्म का राज होता था, चर्च का राज होता था, फिर डेमोक्रेसी आई। लेकिन आप उल्टा लेके जा रहे हैं धर्म की तरफ। बोल रहा हूँ ना मैं, वो ड्रोन उड़ा रहे हैं, हम बूगी जोटा पे घूम रहे हैं, गायें खतरे में है। धर्म की बात आते हैं तभी एक आंकड़ा बताते हैं कि 30 लाख से भी ज्यादा धार्मिक स्थान है, ठीक है, भारत में, लेकिन अपराध कम नहीं होते। और हॉस्पिटल की अगर बात करें तो सिर्फ 1 लाख से भी कम हॉस्पिटल है। यही कहना चाह रहा हूँ मैं। जो अगर क्रिटिकल थिंकिंग है ना, अगर हम पढ़ लिख गए ना, बच्चे ने कहा था कि इंकलाब में तो बम से आता ना पिस्तौल से आता, इंकलाब आता विचारों से, नॉलेज से, किताब से। अगर हम पढ़ लिख गए ना तो फिर सवाल पूछेंगे, अगर हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सड़कें बिजली पानी ये चाहिए। अब क्या है कि राम नाम जपना पड़ा माल अपना, हम तो घंटी बजाते रहेंगे, ये लूट के ले जाएंगे धन को बाहर। जो स्विस बैंक में अकाउंट था वो किसका था? हमारा ही तो था। आजकल तो हर चीज पे टैक्स लगाया जा रहा है, मूतने में भी टैक्स लगा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में जाओगे 2 रुपये लेते भाई साहब, थोड़ा कमाते हैं क्या? मूतने में भी टैक्स लगा दिया, समझ रहे हो? हर चीज पे टैक्स लगा रहे हैं, तो ये बेचने जा रहे हैं। पूंजीवादी व्यवस्था हो तो लागू। पूंजीवादी, आप सोचोगे ये हवाई बातें करा, समझा नहीं रहा। पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में पढ़ा दूंगा थोड़ा सा आपको। बंगाल की बात जब कह रहे हैं, मैं बंगाल की बात ही कह रही हूँ। आपने बोला कि वहाँ पर परिवर्तन रैली की बात करें, परिवर्तन लाने की बात करें, सरस्वती पूजा की बात कह रहे हैं, तो आंकड़ा तो कुछ ऐसे बताते हैं, तो उसमें राजनीति नहीं हो सकती? हर चीज में राजनीति हो रही है। गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज अ सिन। सिद्धांत की राजनीति होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। यहाँ पे एक तो मन की बात हो रही है, फिर काम की बात भी नहीं हो रही, समझ रहे हो? अब क्या है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, अब उल्टा हो गया है। धर्म में राजनीति ढूंढ रहे नहीं, शक है क्या कोई किसी को? सबको पता है मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है, उसके नाम पे वो बांटा जा रहा है, समझ रहे हो ना? मैं क्या कहना चाहूँ, पूंजीवादी व्यवस्था क्या है? जो अमेजन का CEO है ना, जेफ बेजोस, 2015 से पहले उसके बारे में पढ़ो आप, कंगाल था, लेकिन आज वर्ल्ड का नंबर 1 अमीर आदमी, दूसरे नंबर पर आ गया, एलन मस्क उसको ओवरटेक कर लिया, लेकिन नंबर 1 आदमी उदाहरण के लिए था सबसे ज्यादा पैसा उसके पास 5 साल के अंदर केवल। ये कैसे हुआ? जो हमारी रिटेल की शॉप है ना, ये आप शॉपिंग करने जाते हो जूते की, कपड़े की, ये जो सामान बेचते हैं ना, जहाँ पे फिजिकली उसको मतलब सेल खरीदते हैं, बाइंग करते हैं, तो वो बंद हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन हम उसको वो करते हैं ना, मतलब खरीदते हैं। तो ऑनलाइन सारा जितने भी दुकानदार हैं पूरे वर्ल्ड में, इनका पैसा जो इनकी कमाई थी, इनकी सारी कमाई एक जेब में जा रही है। तभी तो 5 साल के अंदर इतना ज्यादा अमीर हो गया। यही पूंजीवादी व्यवस्था है, इस बात को समझो आप। अच्छा, आज जो है जैसे कि आप सही कह रहे हैं, आज ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहा है रोजगार दो सरकार, रोजगार दो। अभी यूपी में 62 जो है पोस्ट निकली पियून की, उसमें 37,000 जो है PhD होल्डर, 50,000 ग्रेजुएट और 60,000 जो है पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने आवेदन किया, सिर्फ 67 पोस्ट पे लिया। और यूपी का आज बजट भी निकल रहा है, इसको लेकर के आप क्या समझते हैं? यही मैं देख, एक तो मैं दारू दूरू नहीं पी के आया हूँ यहाँ पे, किस लिए आया हूँ? समझाने के लिए, क्योंकि कितना पढ़ेंगे हम, नौकरी है ही नहीं यार। आप दर्द को देख रहे हो, एजुकेटेड है लेकिन बेरोजगार घूम रहे हैं, समझ रहे हो? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जानकारी अवेयरनेस फैलाना है। आपको बोल रहा हूँ, आप सब देख रहे हो, शेयर करो एक बंदा। हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी, कैसे जीतोगे? भूखे नंगे शेर कैसे जीतोगे? अब जागरूकता फैलाओ ना, किताब उठाओ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, एजुकेशन में किताब को, इस पढ़ाई लिखाई को देश में खत्म किया जा रहा है। हम PhD करके आएंगे, चपरासी का फॉर्म भरते हैं, फिर आप मुझे बताओ PhD क्यों करना था? अगर चपरासी लगना था तो PhD क्यों करी? B.Tech करके आओ, 10,000 रुपये की नौकरी मिलती है। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल है ना, उसकी 1 महीने की फीस 12,000 रुपये है। हमारी सैलरी कितनी है? 10,000 रुपये। बढ़ा लो देश को। विकास किसका होगा? वही तो बोल रहा हूँ, विकास उसी का होगा जिसके पास कारखाने होंगे, वही हमारा सारा धन लूटेंगे। केचुए हो, चिचड़ हो, हमारा सारा लूट के जेब में डाल लेंगे। तो ये विकास को समझे आप। आपने पढ़ाई की बात की, एक और बात दूं मैं, एक लेटरल एंट्री और लेके आए हैं। पिछले साल तो 10 थी वो। लेटरल एंट्री क्या होता है कि बैक डोर से लेके आएंगे, जो मेरे करीबी होंगे, नियर डियर किथन किन होंगे, उनको लाया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी होती है इस देश में, क्योंकि जब लेटरल एंट्री से पहले भी नौकरियां बेची जा रही, सबको पता है। उसमें नहीं है, अब तो डायरेक्टली बोल दिया कि लेके आएंगे, उखाड़ दो, किसी ने क्या उखाड़ना है। अब उसको पहले साल 10 थी, अब 30 कर दिया है। वो अपने करीबियों को लगाएंगे नौकरी पे, पढ़ाई लिखाई अपने आप ही खत्म होगी। जो पढ़ के जाते हैं, जब तक सिस्टम में टैलेंट को इंजेक्ट नहीं करोगे तब तक सुधार नहीं होगा।
लेकिन ये कह रहे हैं ना मोदी जी कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आप लोगों का प्राइवेटाइजेशन होना बहुत ज्यादा। मैं जवाब दूंगा इसका। अगर प्राइवेटाइजेशन उदाहरण है तो फिर मैं बता दूं आपको, प्राइवेटाइजेशन उदाहरण है तो डीजल पेट्रोल सरकार का हाथ होता था। 2010 में पेट्रोल को डीजल उसके कंपनियों का हाथ छोड़ दिया था, समझे। 2014 में डीजल को कंपनी का हाथ छोड़े, सरकार हट गई थी। बोला क्या थी, कंपनी विकास करेगी, मतलब डेली तय होगा इसका, जीएसटी से बाहर रखा उसको, पेट्रोल डीजल को कंपनी अपने आप डिसाइड करेगी, उससे फायदा होगा कंज्यूमर को। आज आप देख लो जो गल्फ खाड़ी देश है ना, वहाँ पे एक जहाँ से हमारा तेल आता है 1 लीटर का कीमत है 24-25 रुपये, यहाँ पे कितना बेचा जा रहा है 100 रुपये लीटर। तो ये तो वही बात होगी, पजामा तो 200 रुपये का, नाड़ा 1200 रुपये का, समझ रहे हो बात को। 75 रुपये का टैक्स, ये लूटपाट नहीं तो क्या है। तो एक मैं क्या कह रहा हूँ, पूंजीवादी व्यवस्था ये है ना कि बोले विकास होगा, तो ये भी कंपनी डिसाइड कर रही है डीजल पेट्रोल का भाव। अब खेती में भी वही कंपनी आएगी, वो भी ऐसे विकास करेगी जैसे डीजल पेट्रोल में हो रहा है। अब इस गेम को समझो, अब ये लाइनें, ये तार न जुड़े हुए हैं, ये पूंजीवादी व्यवस्था, ये देश को खत्म करने जा रहे हैं।